प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले गोली दर्पण में प्रतिबिंब का वेग हम लोग पढ़े हैं। प्रकाश के अपवर्तन से पहले प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन में बताया गया था, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर किसी वस्तु के पृष्ठ पर गिरता है, आपतित होता है, तो उस पृष्ठ के द्वारा उस प्रकाश का संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोला गया था। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे, और प्रकाश का अपवर्तन किन्हीं दो माध्यम के लिए होगा। मतलब जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होगी। प्रकाश का अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह मीडियम फर्स्ट है और यह जो है मीडियम सेकेंड है। यह नॉर्मल है, नॉर्मल अभिलंब, और यह इंटरफेस है, इंटरफेस अंतरापृष्ठ। जो दो माध्यम को पृथक कर रहा है। प्रकाश की कोई किरण इस तरह से इंटरफेस पर आपतित हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, और यह अभिलंब है, और यह आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु। तो ये जो फर्स्ट मीडियम में प्रकाश की कोई किरण चल रही है, जो इंटरफेस पर आपतित हो रही है, गिर रही है। फर्स्ट मीडियम में जो लाइट यहाँ ट्रेवल कर रही है, उसके हर एक पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है, वह वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब यह वेलोसिटी यहाँ पर एक जैसी रहती है। कब तक? जब तक कि कोई दूसरा माध्यम ना मिल जाए। मतलब एक कहने का मतलब यह है कि एक ही माध्यम में जब तक लाइट ट्रेवल कर रही है, तब तक उसका जो वेग है वह आपका सेम होता है। और जब उसे कोई दूसरा माध्यम मिलता है और उस दूसरे माध्यम पर जब वो गिरता है, तो तुरंत ही उसके इंसिडेंट पॉइंट पर वह अपना स्पीड चेंज कर लेता है और चेंज करके दूसरे दिशा में मुड़ जाता है। इस प्रकार प्रकाश किरण अपनी प्रारंभिक दिशा से भटक जाता है, विचलित हो जाता है, जिसका नाम हम लोग देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें जो है प्रकाश का वेग बदलने के कारण प्रकाश अपनी प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यह इस तरह से कुछ ऐसे ये बेंड हो जाता है, और यह इसके जो है प्रारंभिक दिशा था। अगर ये दूसरा माध्यम न होता तो लाइट जो है इस तरह से ट्रेवल करती। यहाँ एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। और यहाँ एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। और यह जो रे होगी इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और यहाँ देखिए, यहाँ एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे विचलन कोण। विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब यह जो लाइट है, सेकेंड मीडियम की लाइट, अपवर्तित किरण, यह अपने ओरिजिनल रास्ते से कितने एंगल से जो है विचलित हुई है, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो है केस है, केस फर्स्ट कुछ इस तरह से
जो है लाइट का बिहेव हो सकता है। मतलब जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश का अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो अब रह गया बात कि क्या यह जो अपवर्तित किरण है यह अभिलंब के सापेक्ष यहाँ पर बेंड हुई है, अभिलंब की तरफ झुक गई है, तो क्या हमेशा झुकेगी या इससे दूर भी हटेगी। तो ये दोनों एक्शन जो है हमको देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है कि इस सेकेंड मीडियम की प्रॉपर्टी पे, सेकेंड माध्यम पर जो है ये डिपेंड करता है कि ये कैसा इसे बनाना चाहता है। तो कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिसमें लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती है, अर्थात यहाँ नॉर्मल से दूर हटती हुई जो है जा रही है। यह इसके जो है प्रारंभिक दिशा था इसके ट्रेवल करने का, ये नॉर्मल है, यह इंटरफेस है, ये मीडियम फर्स्ट है और यह जो है मीडियम सेकेंड है। केस सेकेंड दूसरे सिचुएशन में इस तरह से इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ एंगल आई और ए वाला एंगल आपका क्या कहलाएगा, आर। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये दो केस होते हैं, दो तरह से जो है लाइट बेंड होती है, या तो अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाती है, बेंड होकर चलने लगती है। तो यहाँ जो स्पीड था यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट है, फिर जैसे ही प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर गिरती है यहाँ इसका स्पीड चेंज होता है और स्पीड चेंज होते हुए फिर से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करने लगती है और यहाँ उसे कोई दूसरा जो है इसका स्पीड मिल जाता है और वो भी स्पीड इस मीडियम में कांस्टेंट होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ अगर 3.0 इंटू 10⁸ है और सपोज दैट यहाँ हो गया आपका 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड तब तक रहेगा जब तक कि इसे कोई दूसरा मीडियम पुनः न मिल जाए, और बिल्कुल यह इस मीडियम में जो है ये सीधी चलती रहेगी। यह इस तरह से नहीं होगा कि यह जो है प्रकाश की कोई किरण है और सेकेंड माध्यम में आने के बाद कुछ इस तरह से ट्रेवल करे या इस तरह से ट्रेवल करे, यहाँ इस तरह से नहीं मुड़ेगी। मुड़ना कहाँ पे है, तुरंत आपतन बिंदु पे मुड़ जाएगी, मुड़कर एक फिक्स डायरेक्शन बना लेगी और उसी डायरेक्शन में जो है यह ट्रेवल करती रहेगी, कब तक, जब तक कि उसे कोई दूसरा माध्यम न मिल जाए। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि यह प्रकाश अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है और इस फिनोमेना को हम नाम दे देते हैं प्रकाश का क्या, अपवर्तन। यहाँ जो है सेकेंड केस में विचलन कोण यहाँ देखिए, ये पूरा जो एंगल होगा ये वाला एंगल देखिए, यह अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे अपनी प्रारंभिक दिशा से कितना विचलित हुई है। मान लीजिए डेल्टा एंगल विचलित हुई है तो यहाँ विचलन कोण क्या हो गया आपका डेल्टा, ये जो है आपका विचलन कोण हो गया। तो ये दो तरह के जो है फिनोमेना आपको मिलते हैं। यहाँ विचलन कोण अगर हम निकालें तो फर्स्ट केस में जो होगा आपका डेल्टा इक्वल देखिए आई आर, और ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल डेल्टा है, डेल्टा। तो अगर इसकी अगर हम बात करें और ए वाला एंगल बात करें तो ये आई है, ये भी आई होगा शीर्षाभिमुख कोण, उसमें से अगर हम आर को निकाल दें तो हमें डेल्टा पता चल जाएगा। तो यहाँ विचलन कोण होगा आई माइनस आर, एंगल आई माइनस एंगल आर, यह विचलन कोण होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आई इज ग्रेटर देन आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। यहाँ अगर हम देखें विचलन कोण तो देखिए यह आपका क्या है, आर है,
यह आई है, आई का शीर्षाभिमुख कोण यहाँ देखिए ये इतना होगा, ये आई है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा आपका आई, और ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल आपका क्या है, आर है। डेल्टा निकालना है तो यहाँ से डेल्टा इक्वल हो जाएगा एंगल आर माइनस एंगल आई, एंगल आई, ठीक है, एंगल आर माइनस एंगल आई, ये विचलन कोण होगा जहाँ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। तो इस तरीके से हमने विचलन कोण पता कर लिया है कि अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो अपवर्तित किरण जो है अपनी प्रारंभिक दिशा से कितने कोण से क्या होगी, विचलित होगी, ठीक। तो डेफिनेशन नोट कीजिए, इसमें फर्स्ट हेडिंग होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन बोलते जा रहे हैं और डेफिनेशन जो है साथ में नोट करते चलिए क्योंकि श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। प्रकाश का अपवर्तन रीडिंग हो गया, नोट कीजिए। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल बदल जाने के कारण यह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वीडियो को रोक कर जो है आप डेफिनेशन को नोट कर सकते हो। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो फर्स्ट मीडियम है इसमें हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक गई है और यहाँ जो है सेकेंड मीडियम में प्रकाश की किरण जो है यहाँ अभिलंब से दूर हटती हुई जा रही है। तो यहाँ का जो सेकेंड मीडियम है, मीडियम नंबर 2, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रकाशिक सघन मतलब ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। और यहाँ हम बोलेंगे प्रकाशिक विरल ऑप्टिकली रेयर, ठीक है। डिफिनेशन हम लोग नोट कर सकते हैं। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की अपवर्तित किरण जो है अभिलंब की तरफ बेंड हो जाती है, झुक जाती है, उसको हम लोग प्रकाशिक सघन माध्यम, तथा वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती हुई चली जाती है प्रकाशिक विरल माध्यम कहलाता है। यहाँ देखिए अगर इस फर्स्ट मीडियम में जो है प्रकाश की चाल अगर हम v1 मानते हैं और यहाँ v2 ले लें तो प्रकाशिक सघन के लिए v1 इज ग्रेटर देन v2 और यहाँ प्रकाशिक सघन विरल के लिए यहाँ होगा आपका v2 इज ग्रेटर देन v1। मतलब यहाँ का अगर हम स्पीड v1 लें और यहाँ का स्पीड v2 लेते हैं तो v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा। तो ये जो है प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम कहलाएगा। यहाँ मास और डेंसिटी का कोई जिक्र नहीं होता है, सिर्फ लाइट ही है, इसलिए जो है यहाँ पर इसको हम बोलेंगे प्रकाशिक सघन और इसको हम बोलेंगे प्रकाशिक विरल बोलेंगे, ठीक। अब प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है यह हम जानेंगे।
को हम मिटा रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? हम बता रहे थे कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका स्पीड चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है, जिसके कारण यह अपने प्रारंभिक दिशा से या प्रारंभिक मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वह चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश के वेग के बदल जाने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसका मेन कारण है प्रकाश का वेग बदल जाना, अपवर्तन होता है। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम हमने लिया और यह कोई सेकंड मीडियम है, यह नॉर्मल है और यह इंटरफेस है। इंटरफेस, यह इंसिडेंट रे है जो आई एंगल बना रही है। यहाँ जो है स्पीड अथवा वेलोसिटी जो इसका v1 है और यह कुछ इस तरह से जा रही है जहाँ पर इसका स्पीड क्या है, v2 है। यहाँ v1 इज ग्रेटर देन v2, इसको हम बोल सकते हैं ये रेरर है और ये आपका क्या है, डेंसर है। ठीक, तो इस कंडीशन में v1 इज ग्रेटर देन v2 और सेकेंड जो अभी आप लोग पढ़े थे इस तरह से दूर हट जाती है, इस तरह से। यह नॉर्मल है, यह इंटरफेस है। ठीक है, ये आई है, यहाँ एक आर है, ये भी आर है। ठीक, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है और यहाँ v1 इज लेस देन v2। v2 का मान यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो मीडियम की जो सेकेंड मीडियम है और फर्स्ट मीडियम, इसमें हम देखते हैं कि सेकेंड मीडियम ही प्रकाश किरण को मोड़ने का काम करता है। मतलब कि यहाँ जो है, जो दूसरा माध्यम है, उस माध्यम के पास एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लाइट में उपस्थित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आप लोग जानते हो कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह जो है होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं। तो जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करेगी तो दूसरे माध्यम के पास अपने एक पावर होगी, एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उस लाइट के स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को वो क्या करेगा, कम कर देगा। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को वो रोकने का अलाउ करेगा। मतलब वो कितना जो है परमिशन देगा मीडियम कि आप इतना स्पीड रखो, आप इतना स्पीड रखो, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ जो है मटेरियल की वो कौन सी पावर है जिसके द्वारा जो है ये लाइट यहाँ से बेंड हो जाती है। तो इसके लिए जो हम लोग उसका पावर निकालने का प्रयास करते हैं, जिसका हम लोग नाम देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो अपवर्तनांक बनेगा सेकंड माध्यम का, वह। तो यहाँ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो कैसे होगा, एक्सपेरिमेंटली जो है हम लोग देखेंगे कि जब भी इनका रेशियो निकालेंगे v1/v2 और इसमें जो है हम रेशियो निकालेंगे v1/v2, तो यह जो है जो नंबर हमको यहाँ पे मिलेगा वही नंबर यहाँ मिलेगा। ठीक है, मतलब कि v1/v2 का जो अनुपात होगा वह एक संख्या आएगा, जो संख्या हमें इस केस में प्राप्त होगा वही संख्या हमको इस केस में भी देखने को मिलेगा, इतना ही होगा। तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो v1/v2 है, v1/v2 यह क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। और एक कांस्टेंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे म्यू के द्वारा। तो म्यू इक्वल V1/V2, म्यू इक्वल V1/V2, जिसको हम लिख सकते हैं पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है आपका। ठीक, तो ये जो कंडीशन होता है, जो हमको संख्या प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से डिनोट करेंगे, जो कि V1/V2 होगा। अब इसमें अगर हम सपोज कर लें कि ये जो फर्स्ट मीडियम है वह क्या वैक्यूम है, निर्वात है, तो यहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल और यहाँ जो है माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। म्यू इक्वल निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल को C से, और माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा आपका V होगा। तो C इक्वल, यहाँ से C की वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू इंटू V, या V इक्वल हम लिख सकते हैं C बाई कितना म्यू। तो इस फार्मूले से हम देख रहे हैं कि जब भी सूर्य से चलने वाली प्रकाशीय विकिरण ऊर्जा किसी दूसरे माध्यम में इंटर करती है, किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस माध्यम के पास एक ऐसी शक्ति होती है जो उस प्रकाश की वेग को क्या करती है, निर्धारित करती है कि आपको हमारे माध्यम में किस वेग से चलना है। ठीक है, तो वह जो वेग होता है आपका C/म्यू। इसलिए जो हम देखते हैं कि, और यह जो है म्यू शक्ति जो है हर एक माध्यम के लिए, एक ही जैसे माध्यम के लिए सेम होगा, किंतु अलग अलग माध्यम होंगे, अलग अलग पदार्थों के जो माध्यम होंगे उनके लिए ये शक्ति अलग अलग होगी। इसलिए अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसके कारण प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और यही मुख्य जो कारण होता है जो प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाशिक सघन के लिए अभी बताया गया था V2 is less than V1, V2 is less than V1, this implies that 1 is less than V1/V2। ठीक है, this implies that 1 is less than म्यू, और म्यू is greater than 1, म्यू इज ग्रेटर देन 1। मतलब जहाँ अपवर्तनांक 1 से क्या होगा, अधिक होगा, वहाँ जो है उस मीडियम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रकाश का वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड इसका होगा प्रकाशिक विरल के लिए V2 is greater than V1, this implies that 1 is greater than V1/V2, V2 से हमने भाग दे दिया, 1 is greater than, यह म्यू हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो म्यू इज लेस देन 1, म्यू इज लेस देन 1। ठीक है, एक और सिचुएशन हम इसमें लिख सकते हैं आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में थोड़ा। जिस माध्यम के लिए म्यू इज ग्रेटर देन 1, उस माध्यम के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ जो है I इज ग्रेटर देन R,
यहाँ लिख सकते हो आप लोग, तब I इज ग्रेटर देन R, और यहाँ होगा आपका I इज लेस देन R। ठीक है, ये फार्मूले होंगे कुछ। इसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके दो नियम हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट नियम जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। और सेकेंड जो है, जिसे हम लोग बोलेंगे स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, इसको समझा जाए, उसके बाद जो हम लोग लिखेंगे स्नेल का नियम। देखिए, यह डिफरेंट जो है मीडियम हमने लिया। ठीक है, ये मीडियम फर्स्ट है और यह जो है मीडियम सेकंड है और यह मीडियम थर्ड है, यह मीडियम फोर्थ है। ठीक है, ये चार माध्यम जो है, चार से अधिक भी हम दिखा सकते हैं। ये डिफरेंट मीडियम दिखाए गए हैं जिनका यह अभिलंब है नॉर्मल, एन और एन डैश, यह नॉर्मल है। इस पर जो है हमने इस तरीके से यहाँ प्रकाश की कोई किरण इस आपतन बिंदु पर, एक इसको P मान लीजिए, इसको Q मानिए, इसको R मानिए, गिराया। यहाँ देखा आपतन कोण I है, या इसको आप I1 मान सकते हो। और इसके अंतर्गत अगर इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट और सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम अगर डेंसर है तो ऐसे बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अगर यह रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो यहाँ से अगर सपोज कर लीजिए कि यह डेंसर ही है तो इस तरह से चलेगी। और यहाँ मान लीजिए इसका अपवर्तन कोण क्या है, R2 है, R2 नहीं R1 मान लीजिए। ये फर्स्ट और 2 के लिए हमने देखा। इसके कॉम्बिनेशन के लिए, इसके कॉम्बिनेशन में जो है हमने I1 को मापा और R1 को मापा, चांदी की सहायता से हमने माप लिया। अब इसका साइन निकाला, साइन I1 और साइन R1, और साइन I1 साइन R1 का जब हमने भाग दिया तो यहाँ पर एक हमको नंबर, यहाँ पर एक संख्या मिला। अभी हम बताएंगे कि साइन ही क्यों लिया गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो सेकेंड सिचुएशन हमने लिया, आपतन कोण को इतना कर दिया, ये आपतन कोण है I2, और इसके अंतर्गत जो है ये हमारा R2 मिल गया। तो इन दो कॉम्बिनेशन के लिए पुनः हमने I2 और R2 को मापा और I2 का साइन I2 लिया, R2 का साइन R2 लिया और इन दोनों का रेशियो निकाला। तो साइन I2 अपान साइन R2
निकालने के बाद हमने देखा यहाँ भी एक नंबर आता है, एक संख्या हमको प्राप्त होती है। फिर तीसरे और चौथे के लिए इस तरीके से हमने ये I3 लिया आपतन कोण, और यह इसका आपका R3 मिल गया, और यहाँ भी हमने I3 को मापा और R3 को मापा। मापने के बाद जो है इनका हमने साइन ले लिया, साइन का रेशियो साइन I3 अपान साइन R3, और भाग देने के बाद हमें एक संख्या यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इन सभी सिचुएशन में हम देखें कि जो संख्या यहाँ प्राप्त होती है वही संख्या यहाँ भी प्राप्त होती है, वही संख्या यहाँ भी प्राप्त होती है। त्रिकोणमिति के किस अनुपात के लिए? ओनली साइन के लिए। साइन के लिए जैसे मुख्यतः 3 होते हैं, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के जो 3 अनुपात हैं उनमें से सिर्फ साइन पर ही ये एक जैसी संख्या प्राप्त होती है, कॉस पर नहीं प्राप्त होती है, टैन पर प्राप्त नहीं होती है। कॉस पर अलग अलग, टैन पर भी अलग अलग जो है ये नंबर जो है हमको मिलते हैं। इसलिए जो है हमको साइन पर जब हम ये वैल्यू निकालते हैं तो हमको एक ही जैसी जो है संख्या देखने को मिलती है, हमको प्राप्त होती है। तब हम कहते हैं कि ये जो साइन का जो रेशियो, और उसमें भी जो पहले एक्सपेरिमेंट में जो हमने V1 और V2 निकाला था उसमें भी एक ही जैसी संख्या हमको प्राप्त हो रही थी, जिसको जो है हम लोग बोलते थे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले थे। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ जो एक जैसी संख्या प्राप्त हो रही है उसको भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और इसको हम डिनोट करेंगे म्यू के द्वारा, म्यू के द्वारा। ठीक है, तो जनरली जो है हम इसको लिख लेते हैं म्यू इक्वल साइन आई अपान साइन आर, म्यू इक्वल साइन आई अपान साइन आर, जहाँ म्यू जो है माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक है, आई आपतन कोण है, आर जो है अपवर्तन कोण है। तो इसके लिए जो है साइंटिस्ट स्नेल ने जो है एक नियम बनाया, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक वर्णी प्रकाश के लिए, किन्हीं 2 माध्यम के लिए तथा एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे 1μ2 के द्वारा, 1μ2 के द्वारा। ठीक है, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपान साइन आर। तो इसको नोट कर लिया जाए। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर इक्वल कांस्टेंट। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1μ2
से व्यक्त करते हैं। अतः इसको आप लिख सकते हो 1μ2 इक्वल साइन आई अपान साइन आर। 1μ2 इक्वल साइन आई अपान साइन आर। नेक्स्ट रीडिंग होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एचपी जो है अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के चालों का अनुपात होता है। उनमें से अगर फर्स्ट मीडियम जिसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है, फर्स्ट मीडियम जो है अगर हम निर्वात को मानते हैं और उसके बाद कोई दूसरा माध्यम हम ले लें तो प्रकाश निर्वात से होकर किसी दूसरे माध्यम में जाएगी। निर्वात में इसका एक स्पीड होगा और दूसरे माध्यम में एक स्पीड होगा। दोनों स्पीड का जो रेशियो होगा वह रेशियो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो इसको हम डिफिनेशन में नोट कर लेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे केवल म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको म्यू से डिनोट करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल सी और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, मान लीजिए भी है, तो म्यू इक्वल सी बाई भी। अपवर्तनांक एक ही प्रकार की दो राशियों का यहाँ पे अनुपात है, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होगा, यह एक विमाहीन राशि होगा। तो नोट में इसको हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक एक ही प्रकार की दो भौतिक राशियों का अनुपात होता है, अनुपात है लिखना है। अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यह निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई माध्यम में प्रकाश की चाल, म्यू इक्वल सी बाई भी। सी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट निर्वात से होकर किसी दूसरे माध्यम में जाएगी तो दूसरा माध्यम उस लाइट की वेलोसिटी का कितना परमिशन देता है कि उस माध्यम में उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वह वेलोसिटी दोनों का रेशियो निकालेंगे। जो कांस्टेंट नंबर आएगा वही इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
नेक्स्ट हेडिंग होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ऐसे हम बात करने कि जल का जो है अपवर्तनांक 1.33 है या कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो सीधा सा इसका तात्पर्य यह होगा कि इसका यह क्या दिया गया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया गया है। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात दिया गया है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यह जो है दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात V1/V2, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो कि किन्हीं दो माध्यम का जो है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात होता है, वह अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे 1μ2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात 1μ2 इक्वल दो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो मान लीजिए पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर 1μ2 निकालने, तो हो जाएगा आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको आप लिख सकते हो μ2/μ1, μ2/μ1। ये कैसे आएगा, ये देखिए। अगर हम पहले माध्यम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो μ1 इक्वल हो जाएगा C/V1, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे का जो है निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका C/V2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड दोगे तो हो जाएगा आपका μ1/μ2 इक्वल C/V1 इंटू V2/C। ये कैंसिल हो जाएगा, तो μ1/μ2 इक्वल हो जाएगा V2/V1, या इसको आप लिख सकते हो μ2/μ1 इक्वल V1/V2। V1/V2 ही क्या होता है, ये देखिए दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है, जो कि अपवर्तनांक होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V1/V2। तो यहाँ से किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1μ2 से प्रदर्शित करते हैं। 1μ2 यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सापेक्ष अपवर्तनांक हमेशा पहले दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1μ2 इक्वल μ2/μ1 बराबर दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहले माध्यम का
निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, एक और डिफिनेशन जो है आप लोग यहाँ से बना सकते हो, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1μ2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 व पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 हो, तो सापेक्ष अपवर्तनांक 1μ2 इक्वल μ2 अपान μ1 और यह किसके बराबर होता है? V1 अपान V2 के बराबर होता है। तो इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो। अब हम लोग जानेंगे कि सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक, इसका तरंगदैर्घ्य से क्या रिलेशन है। ठीक ना, तो आप लोग पढ़ चुके हो V इक्वल n लैम्डा। V क्या है? वेग है, प्रकाश का वेग। n आवृत्ति है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति चेंज नहीं होता है, किंतु चाल व तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट मीडियम के ले लें कि V1 इक्वल ये क्या बन जाएगा? n लैम्डा 1, और दूसरे मीडियम के लिए V2 इक्वल हो जाएगा n लैम्डा 2। तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1μ2 इक्वल μ2 अपान μ1, और यहाँ V1 के प्लेस पे n लैम्डा 1 और V2 के प्लेस पे हो जाएगा n लैम्डा 2। n कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1μ2 इक्वल μ2 अपान μ1 लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ठीक है, तो जनरली एक फार्मूला हमें प्राप्त हुआ जो सदैव लागू होगा, 1μ2 इक्वल μ2 अपान μ1 इक्वल V1 अपान V2, और ये हो जाएगा लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ठीक है, तो सापेक्ष अपवर्तनांक का चाल से क्या संबंध है, निरपेक्ष अपवर्तनांक से क्या संबंध है, और तरंगदैर्घ्य से क्या संबंध है। इस तरीके से ये 3 फार्मूले हमें प्राप्त होते हैं। अब ओनली अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा जाए तो यहाँ μ2 है और यहाँ लैम्डा 2 है, यहाँ μ1 है, यहाँ लैम्डा 1 है। तो इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें प्राप्त होगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब से है निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि यहाँ लैम्डा 2 के लिए हम देखेंगे
लेमडा टू के लिए, तो इसका जो म्यू टू है, म्यू टू ऊपर है, लेमडा टू नीचे आ रहा है 1/λ2। तो म्यू टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ2। और यहाँ देखिए यह 1/μ1 है, यहाँ λ1 आ रहा है। इसका मतलब है कि μ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ1। इसको मिटाते हैं यहाँ पे। उपर्युक्त संबंध से μ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ2 तथा μ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ1। अर्थात सापेक्ष अपवर्तनांक के बजाय निरपेक्ष अपवर्तनांक, ओनली निरपेक्ष अपवर्तनांक, अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। आप लोगों को पता होगा रेड और वायलेट, तो लाल रंग के लिए और बैंगनी रंग के लिए। लाल रंग के लिए जो वेवलेंथ होता है वह होता है 8000 एंगस्ट्रॉम, बैंगनी का होता है 4000 तक। ठीक है, तो लाल रंग के लिए तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है, बैंगनी रंग के लिए मिनिमम होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट मतलब बैंगनी। अतः यहाँ इसका म्यू क्या होगा, देखिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। तो म्यू आर इज लेस देन म्यू भी। यह नोट हो जाएगा। लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा भी का मतलब वायलेट है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य। तो अपवर्तनांक लाल रंग के लिए अपवर्तनांक जो है कम होगा, किस रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग से कम होगा। एक इक्वेशन इसमें होता है कॉची समीकरण। कॉची समीकरण ठीक है, एक कॉची समीकरण होता है। इसका एक सिर्फ जो है रिलेशन आपको जानना है इसी के जैसा, म्यू इक्वल ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा पावर 4 प्लस डॉट डॉट, जहाँ ए बी सी नियतांक हैं, जहाँ ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक का एक रिलेशन होता है जिसे हम कॉची समीकरण के नाम से जानते हैं, म्यू इक्वल ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा पावर 4। इसको नोट करते रहिए कॉपी पे। ठीक, अभिनिधि प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता।
रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट। इसको भी आप क्लास 10th में पढ़े थे। थोड़ा सा इसका जो है रिलेशन हमें बनाना है। सपोज दैट यह मीडियम फर्स्ट है और यह मीडियम आपका सेकेंड है। इसको हम रेयर मानकर चल रहे हैं और इसको हम डेंसर मान रहे हैं। ठीक है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है और यह जो है आपका एक नॉर्मल है एन और एन डैश। प्रकाश की कोई किरण इस आपतन बिंदु पर आपतित हो रही है। इसको आप मान लीजिए ए बी या बी पे आपतित होती है। यहाँ पे इसको आप बोलोगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण आई है और इस तरीके से जो है ये रिफ्लेक्टेड हो गई। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, अपवर्तन कोण आर। मिरर के केस में देखिए, यह एक मिरर हमने लिया और हम जानते हैं कि जब मिरर पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो वह जो है पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ जो है रे को डाइवर्ट करना है, उसको जो है पुनः अपनी प्रारंभिक दिशा में भेजना है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर एक इस तरह से मिरर रखते हैं जो इसके क्या हो, लंबवत हो। तो यहाँ हमने एक मिरर रखा, ये 90 डिग्री। तो ये आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है। यह अपवर्तित किरण इस दर्पण पर अभिलंबत जब यहाँ गिरेगी तो यहाँ से यह वापस लौटेगी। यहाँ से इसका क्या होगा, परावर्तन होगा और परावर्तित होते हुए अपने प्रारंभिक मार्ग मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए चली जाएगी। तो इसको आप मान लीजिए ए बी और इसको सी मान लीजिए। तो फर्स्ट के लिए रेयर टू डेंसर के लिए अगर यहाँ पर हम अपवर्तनांक निकालें तो हो जाएगा आपका 1 म्यू टू स्नेल का नियम यूज करके साइन आई अपान साइन आर, इक्वेशन फर्स्ट होगा। और दूसरे के लिए, दूसरे सिचुएशन के लिए जब प्रकाश किरण वापस अपने पथ पे लौट रही है तो उसके लिए जो है 2 म्यू 1 डेंसर टू रेयर साइन आर अपान साइन आई, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि यह अब आपतित किरण होगी, यह अपवर्तित किरण होगी, यह आपतन कोण का काम करेगा और यह अपवर्तन कोण का काम करेगा। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दिया जाए तो हमें मिलेगा 1 म्यू 2 इक्वल 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। ये पूरा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल हो जाएगा आपका 1, या 2 म्यू 1 इक्वल हो जाएगा 1 अपान 1 म्यू 2। ठीक है, तो यह प्रक्रिया प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाती है। मतलब जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से या तो दूर हटती है या अविलंब की तरफ झुक जाती है। यदि अपवर्तित किरण की दिशा के लंबवत कोई दर्पण हम प्रयोग करते हैं तो उस दर्पण से यह अपवर्तित किरण टकराकर पुनः अपने प्रारंभिक मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौट आती है। यह प्रक्रिया प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता कहलाती है। जब इस ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दो माध्यम के लिए था 2 म्यू 1 इक्वल 1 अपान 1 म्यू 2, मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसी तरीके से 3 माध्यमों के लिए
किन्हीं तीन माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। किन्हीं तीन माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। सपोज दैट फर्स्ट मीडियम, ये मीडियम नंबर 2 और यह मीडियम नंबर 3 है, और फिर से यह मीडियम नंबर फर्स्ट है। जैसे यह एयर है, वाटर है, ग्लास है और फिर यहाँ पे एयर। यहाँ प्रकाश की कोई किरण इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट पॉइंट पर एक नॉर्मल होगा। सपोज दैट यहाँ आपतन कोण I1 है। इस तरीके से एयर और वाटर के कपल में वाटर डेंसर है, तो यह अविलंब की तरफ ऐसे बेंड होकर तब तक चलती रहेगी जब तक इसे कोई दूसरा माध्यम न मिल जाए। तो यहाँ जो है मान लीजिए अपवर्तन कोण क्या है, R1 है, और यह वाटर और ग्लास के लिए ये वाली जो रे होगी यह इंसिडेंट रे होगी। यहाँ इंसिडेंट पॉइंट होगा, ये R1 है तो ये भी R1 होगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। वाटर और ग्लास में टेंसर क्या है, ग्लास। फिर ये डाउनवर्ड हो जाएगी इस तरह से, और मान लीजिए यहाँ पर आपका जो अपवर्तन कोण है वह R2 है, और फिर यहाँ आपतन बिंदु होगा। यहाँ का मान लीजिए ये R2 है तो ये भी R2 होगा, और फिर देखिए ग्लास टू एयर, फिर पुनः जो है फर्स्ट माध्यम इसे मिल जाए, तो यहाँ जब लाइट आएगा तो इसको पुनः वही स्पीड मिलेगा जो कि फर्स्ट मीडियम में था। इसलिए जो है यहाँ जो निर्गत प्रकाश होगा वह अपने प्रारंभिक मार्ग के पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से यह निकल जाएगा। जब समांतर हो जाएगा तो यहाँ का अभिलंब इसके रिस्पेक्ट में I1 एंगल बनाया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका I1 होगा। ठीक है, PQR। तो इसके लिए जो है अगर हम देखें तो यहाँ पॉइंट P पर बिंदु P के लिए स्नेल के नियमानुसार एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A म्यू W, A फॉर एयर, W फॉर वाटर, A म्यू W साइन I1 अपॉन साइन R1, इक्वेशन फर्स्ट। बिंदु Q के लिए स्नेल के नियमानुसार आप लिख सकते हो, ये यहाँ प्रकाश की किरण वाटर से ग्लास में इंटर कर रही है, तो W म्यू G इक्वल साइन, यहाँ आपतन कोण R1 होगा और अपवर्तन कोण R2 होगा। इसी प्रकार बिंदु R के लिए ग्लास टू एयर G म्यू A इक्वल साइन R2 अपॉन साइन I1। ये तीन समीकरण जो है हमको प्राप्त होगा। तीनों समीकरण का गुणा कर दिया जाए। तीनों समीकरण का गुणा करने पर इस चित्र को मिटा रहे हैं। समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 का गुणा करने पर गुणा किया जाएगा तो मिलेगा A म्यू W इंटू W म्यू G
इंटू जी म्यू ए इक्वल साइन I1 अपान साइन R1 इंटू साइन R1 अपान साइन R2 इंटू साइन R2 अपान साइन I1। इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ए म्यू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल 1। यहाँ से डब्लू म्यू जी की वैल्यू निकालोगे, डब्लू म्यू जी 1 अपान ए म्यू डब्लू इंटू जी म्यू ए, डब्लू म्यू जी इक्वल 1 अपान, यहाँ से एक लाइन और लिख लेते हैं, और प्रकाश किरणों के उत्क्रमणीयता के अनुसार ए म्यू जी इक्वल 1 अपान जी म्यू ए। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो यहाँ ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं, इसके प्लेस पे इस क्वांटिटी को हम लोग लिखेंगे। अतः डब्लू म्यू जी इक्वल ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्लू। इसको नोट कर लीजिए।